हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं बहुत शानदार शानदार 30 प्रश्न लेकर आए हैं। और यह खासकर इन्फेक्टेड जो डिजीज होता है, संक्रमित जो रोग होता है, उससे संबंधित आपको बहुत ही शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। और यह आपका जो है 31वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 30 वीडियो हम करा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। जो भी एएनएम के कैंडिडेट है, इस मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगे आने वाले तमाम नर्सिंग एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग कुछ भी करके रखे हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा बेहतरीन एमसीक्यू के साथ में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज आप लोग देखिए 31वां नंबर वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने में है, यदि बीसीजी वैक्सीन को एट बर्थ नहीं दिया गया, मतलब जन्म के समय नहीं दिया गया हो, तो किस एज तक दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जन्म के समय हम बीसीजी का वैक्सीन जो कि टीबी के लिए होता है, अगर जन्म के समय हम न दिए तो कब तक, किस एज तक हम इसे दे सकते हैं। 6 वीक है, 6 मंथ है, 12 मंथ्स है, और होल लाइफ में कभी भी। तो माय डियर, अगर 24 घंटे के अंदर या फिर मान गए अगर जन्म के समय नहीं दिया गया, तो आप इसको जो है कब दे सकते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी है, 1 साल तक आप इसको दे सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, एमपी टेस्ट का संबंध किससे है। तो माय डियर, आपको पता है एमपी टेस्ट का जो संबंध है, इनमें से किस रोग के लिए है। तो मलेरिया टेस्ट के लिए एमपी टेस्ट आता है। इसका फुल फॉर्म मलेरिया पैरासाइट होता है। समझ गए। एमपी टेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है, जो कि मलेरिया के लिए आता है। ओके। टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। समझ गए। लेप्रोसी के लिए आप कुष्ठ रोग, समझ गए। और थायराइड के लिए आप लोग जानते हैं थायराइड प्रोफाइल, फ्री थायराइड, थायरॉक्सिन टेस्ट होता है। ओके। आगे है, टाइफाइड मेनली बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। तो माय डियर, कहता है कि टाइफाइड मेनली रूप से किस पार्ट को प्रभावित करता है। किडनी को, ब्रेन को, इंटेस्टाइन को, टेस्टिज को। तो माय डियर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टाइफाइड को हम लोग मियादी बुखार कहते हैं, और इसे आंतीय ज्वर भी कहते हैं, आंत्रीय ज्वर। तो यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। समझ गए। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग अब देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हमारा बहुत शानदार ही प्रश्न है। कहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसे सीएचओ कहते हैं, इसके मदर को मीजल्स से ग्रसित उसके बेबी को कितने दिन आइसोलेट रखने की एडवाइस देगा। देखिए, एक सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। समझ गए। और वह जो है, चूंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक आपके कम्युनिटी सीएचओ जो है नर्सिंग कोर्स करने के सर्टिफिकेट लेने के बाद ही ऑफिसर बनता है। तो अगर एक माता को मिजल्स है, खसरा है, समझ गए, तो उसको बेबी को कितने दिन आइसोलेट रखने को जो है कहा जाता है, कितने दिन। तो यह 1 महीना आइसोलेट रखने के लिए कहा जाता है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। समझ गए। आगे यहाँ पे आप लोग देखिए, कहता है, डेंगू के ट्रांसमिशन में सहायक सबसे कॉमन स्पेसीज कौन सा है। मतलब सबसे कॉमन जो है इनमें से कौन सा है, जो कीटाणु कीट जो है, कौन है जो डेंगू के कारण डेंगू को ट्रांसमिटेड करता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम, एडिस एजिप्टी और सैंड फ्लाई। तो आपको पता है, ठीक है ना, सब पता है सबके कारण। लेकिन ये जो एडिस एजिप्टाई है, डेंगू का सबसे कॉमन स्पेसीज यही है। समझ गए, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया। कहता है कि निम्न में से कालाजार के ट्रांसमिशन में सहायक स्पेसीज कौन सा है। तो माय डियर, कालाजार जो होता है सैंड फ्लाई के कारण होता है, याद रखना है। कालाजार, समझ गए, यह भी एक प्रकार का बुखार ही है कालाजार, तो इसको याद रखना है आपको। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से रेस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा श्वसन से संबंधित बीमारी नहीं है। मिजेल्स एंड इबोला, डिप्थीरिया एंड मिजल्स, कोलेरा एंड टाइफाइड, नॉन ऑफ द एबोव। तो माय डियर, आपको याद रखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है
जो आपके रिस्पायरेशन को प्रभावित नहीं करता है। तो जो कोलेरा है और जो टाइफाइड है यह रिस्पायरेशन को प्रभावित नहीं करता है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोलेरा एक हैजा के समान होता है और टाइफाइड एक बुखार है और इसमें श्वसन प्रभावित नहीं होता है। बाकी ये सब में श्वसन आपके प्रभावित होते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान में अच्छे से रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कहता है इंडिया में प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पेसीज नहीं पाई जाती है। कहता है कि इंडिया में प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पेसीज नहीं पाई जाती है। वाइवेक्स, ठीक है, फैल्सीपेरम, ठीक है, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरिया, ठीक है ना, पी ओवल। तो आपको पता है वाइवेक्स भी पाया जाता है, फैल्सीपेरम भी, मलेरिया भी, लेकिन ओवल वाला जो है नहीं पाया जाता है। ओके, आगे चलिए, आगे देखते हैं। कहता है मलेरिया मेनली किस सीजन में पाया जाता है। कहता है मलेरिया निम्न में से मेन रूप से किस सीजन में ज़्यादा होता है। रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, समर में या स्प्रिंग में बताना है। तो माय डियर, आपको मलेरिया जो होता है ख़ास तौर पर यह रेनी सीजन में होता है, क्योंकि यह गंदे पानी में जो है मच्छर फैलते हैं। बरसात में मच्छर जो है जमा होता है और पानी वहाँ पे जमा होता है, जिससे मच्छर जो है क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं और मलेरिया जो है होता है। समझ गए। आगे हम लोग यहाँ पे अब चलेंगे 76 नंबर के प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। आगे की प्रश्न आप लोग देखिए। यहाँ पे कहता है, बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न कहता है कि निम्न में से HIV इन्फेक्शन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा तरीका है जिसके जरिए HIV नहीं फैल सकता है। समझ गए, नहीं पूछ रहा है, नहीं फैलने का। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, इससे तो फैलेगा। संक्रमित ब्लड चढ़ाना, इससे भी फैलेगा। माँ से उसके फीटस में यह भी फैलेगा। हाथ मिलाने से यह नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, अब चलिए आगे के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कहता है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैंने आपको सारा के सारा बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे की प्रश्न में। अब आगे की प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से मलेरिया की स्टेज नहीं है। मलेरिया की स्टेज इनमें से कौन नहीं है। कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वीटिंग स्टेज। तो आपको पता है यह तीनों स्टेज होता है, कोल्ड, हॉट, स्वीटिंग, पसीने वाला, गर्म और ठंडे की स्टेज। लेकिन जो है कैटार हेल स्टेज जो है मलेरिया में नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे है ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल हेतु फर्स्ट टाइम नेशनल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। तो आपको याद रखना है कि ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल के लिए फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1962 में जो है यह शुरू किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद में रखना है। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहा हूँ, बस आपको पढ़ते हुए चलना है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कहता है माय डियर, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहता है मलेरिया के ट्रीटमेंट हेतु यूज में ली जाने वाली कॉमन ड्रग कौन सा है। तो माय डियर, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मलेरिया में जो कॉमन दवाई जो चलता है वह क्लोरोक्विन दवाई है। और यही दवाई जो है आपको नए जो वायरस आया था कोविड, उसमें यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, इसका स्टॉक भी ख़त्म हो रहा था। फाइलेरियासिस का ट्रांसमिशन किस मोड से होता है। तो आपको पता है फाइलेरियासिस किस मोड से होता है, तो इन्फेक्टेड मस्क्यूटो के काटने से होता है। समझ गए, ये जो है फाइलेरिया भी एक प्रकार के मच्छर के काटने से ही यह जो है फैलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ओके, तो ये चीज़ें हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलिए देखते हैं। ये सब संक्रमण वाला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, इसको भूलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, एलिफेंटियासिस ऑफ लिम्स किस डिजीज का लक्षण है। तो आपको पहले ही पता है कि हाथी नुमा पाँव हो जाना यह फाइलेरिया में ही होता है। तो यही तो है एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंट जोड़ एशियासिस, मतलब एलिफेंट के पैर के समान जो है हो जाता है हाथी पाँव जिसको कहते हैं, वह फाइलेरिया में ही होता है। समझ गए, आगे चलते हैं। आगे है, कहता है कि निम्न में से फाइलेरिया का कारण है, मतलब इनमें से फाइलेरिया के कारण कौन सा है हमें बताना है। वी वैंक्रॉफ्टी, ब्रुगिरिया मेलाई, ब्रुगिरिया टिमोरी, यानी इनमें से सब के सब जो है फाइलेरिया होने का कारण बनता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, मेलाई, टिमोरी और बैंक्रॉफ्टी, याद रखिएगा, सबके कारण होता है। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा।
आगे है, कहता है माय डियर, यहाँ पे कहता है निम्न में से फाइलेरियासिस का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। सबसे कॉमन कारण कौन है, इसमें से कौन सा जीव है फाइलेरिया होने का। ये तो आप समझ गए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है, सबसे कॉमन कौन सा होता है। तो माय डियर आपको समझना है कि डब्लू बैनक्रॉफ्टी सबसे कॉमन सूक्ष्म जीव है फाइलेरिया होने का, सबसे ज़्यादा बैनक्रॉफ्टी के जरिए होता है। ओके, हम आपको सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जो है चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ओके चलिए देखते हैं आगे की तरफ चल के क्या होता है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है येलो फीवर है। येलो फीवर क्या है, तो येलो फीवर वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है, येलो फीवर एक जो है आपका वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, समझ रहे हैं, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इस चीज़ को ध्यान में हमको रखना है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो येलो फीवर क्या है, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, इस चीज़ को आपको जो है याद करके रखना है। अब यहाँ पे आ गया, देख लीजिए बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक क्या है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शन फैलने को हम कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक इनमें से कौन सा है जिसके जरिए हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, डेली नहाना, हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ मास्क। तो इन्फेक्शन इनमें से बताना है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, हैंड वॉशिंग। चूँकि हैंड वॉशिंग के जरिए ही जो है सबसे जो है ज़्यादा क्या होता है, आपके इन्फेक्शन हाथ के जरिए ही फैलते हैं। हाथ में संक्रमण है, उसी हाथ के जरिए आप खाना खा लिए, उसी हाथ के जरिए काम करने लगे, या फिर उसी हाथ से कोई दूसरा साफ वस्तु को छू दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आता है, समझ गए। तो आपका ये हैंड वॉशिंग सबसे ज़रूरी है। बाकी यूज ऑफ मास्क भी ज़रूरी है, नहाना भी ज़रूरी है, अच्छे डाइट भी लेना ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक हैंड वॉशिंग। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आगे अच्छा प्रश्न है आपके सामने में, देखिएगा। कहता है निम्न में से हाउस फ्लाई द्वारा ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। मतलब हाउस फ्लाई के द्वारा कौन सा जो है रोग नहीं होता है, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया। तो माय डियर आपको पता है घरेलू जो मक्खी होता है वह प्रदूषित करता है, आपके भोजन पर बैठेगा, कहीं से आएगा आपके भोजन पर बैठ जाएगा, दूषित करेगा, तो टाइफाइड भी उससे जो है हो जाता है, ठीक है। कोलेरा, हैजा भी होगा, डायरिया, अतिसार भी होगा, समझ गए। बाकी फाइलेरिया नहीं होता है, क्योंकि अभी ऊपर देखें कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी सही है। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, निम्न में से रोडेंट्स द्वारा ट्रांसमिटेड डिजीज है। रोडेंट द्वारा कौन सा ट्रांसमिटेड होता है इनमें से, तो प्लेग जो है आपके रोडेंट्स के द्वारा प्लेग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है गोनेरिया जो है किसके का कौन सा रोग है, ठीक है। तो आपको पता है गोनेरिया एक एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन गोनेरिया जो है यह एक कौन सा है, गोनेरिया कौन सा है, गोनेरिया एक आपका बैक्टीरियल बोर्न डिजीज है। मतलब एसटीडी रोग तो है ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, बट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के साथ में यह आपका बैक्टीरिया से होने वाला है, समझ गए। सिफिलिस क्या है, तो माय डियर सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल बोर्न एसटीडी रोग है। सिफिलिस भी हमारा एक जीवाणु द्वारा होने वाला सेक्सुअल रोग है। आगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है ट्रेपेनोमा पेलिडम जनित एसटीडी रोग कौन सा है। एसटीडी मतलब समझ रहे हैं ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये समझ गए, यौन संचारित रोग। और ट्रेपेनोमा पेलिडम एक जीवाणु का नाम है, और यह जो है सिफिलिस द्वारा होता है, समझ गए, सिफिलिस होता है, सॉरी सिफिलिस होता है इस ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण। ओके आगे चलिए देखते हैं। निम्न, अब ये चीज़ हो गया आपका यहाँ पे, अब आगे चलिए। निम्न में से कौन सी वैक्सीन बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज से प्रोवाइड करती है। अब इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज को, मतलब समझ रहे हैं ना, जीवाणु जनित संक्रामक रोग को सुरक्षा देता है, कौन सा वैक्सीन, ठीक है। आईपीवी और ओपीवी ये दोनों तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि यह वायरस वाला रोग है, तो पोलियो तो सीधा छट गया। अब एमआर वैक्सीन और बीसीजी, यही दो वैक्सीन है। तो आपको पहले में ही बता चुका हूँ कि माय डियर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो
BCG है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, यह टीबी है और टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब कहता है निम्न में से मॉस्क्यूटो द्वारा, मच्छर द्वारा ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? कोलेरा, टाइफाइड, फैलेरिया, डायरिया। तो आपको अभी पता है, अभी ऊपर जस्ट पढ़े हैं आप लोग, जस्ट अभी ना पढ़े हैं, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं। टाइफाइड गलत, कोलेरा भी गलत, डायरिया भी गलत, समझ गए? तो ये तीनों नहीं होगा। फाइलेरिया आपका मच्छर के द्वारा होता है, ये अभी पता, अभी पढ़े हैं। निम्न में से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन नहीं है? तो देख लीजिए, सिफिलिस है सेक्सुअल रोग, गोनेरिया भी है सेक्सुअल रोग, कैनक्रोइड भी है सिफिलिस सेक्सुअल रोग, बाकी प्लेग हमारा सेक्सुअल रोग नहीं है। देखिए, ऐसे आपको पहचानने वाला भी पूछ देगा कि कौन इसमें ट्रांसमिटेड है, कौन ट्रांसमिटेड नहीं है, कौन क्या है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? आगे हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं। आपको मैंने यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कहता है माय डियर कि वायरस बोर्न सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा है बताइए, और वायरस से होने वाला इनमें से रोग बताना है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया, ठीक है ना, पहले ही बता दिया मैं कि वायरस से होने वाला एड्स है। ठीक है, एड्स हमारा वायरस से होता है, समझ गए? बाकी यहाँ पे निम्न में से फंगस बोर्न मतलब फंगस से होने वाला एसटीडी रोग कौन सा है? तो यही है मोनेलियालिस वेंजाइटिस। वेजिना में संक्रमण हो जाता है और यह भी यौन रोग होता है, और यह मोनीलियाल, ठीक है ना, मोनीलियाल जो है वेंजाइटिस वेजिनाइटिस होता है, जो वेजिना को इन्फ्लामेट करता है, संक्रमित करता है। ये हो गया। आगे है निम्न में से पोल्यूटेड मतलब संक्रमित जल एवं भोजन द्वारा स्प्रेड होने वाला डिजीज कौन सा है? मतलब संक्रमित पानी और संक्रमित वाटर, समझ गए ना, संक्रमित पानी और भोजन के द्वारा इनमें से कौन सा रोग जो है आपके होते हैं बताना है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, टाइफाइड, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है पहले ही कि हेपेटाइटिस जो है यह भी संक्रमित जल पानी भोजन से होता है, हैजा भी होता है, टाइफाइड भी जो है होता है, तो यानी इनमें से सब हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 30 प्रश्न और ज़्यादातर प्रश्न जो है संक्रमण रिलेटेड प्रश्न था, समझ गए? तो उम्मीद है बहुत चीज़ समझ में आया होगा, और मैं आपको और सारा संक्रमण रिलेटेड और नन संक्रामक और संक्रामक दोनों प्रकार के पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आप इसको 31वां नंबर का वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, मैं यही कहूँगा आप खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी मोटिवेट करनिए पढ़ने के लिए। अगर एक पोस्ट चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पढ़े, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुद से भी ज़रूर 1 घंटा डेली ज़रूर पढ़े, स्टडी मटेरियल रखे अपने पास, बुक रखे और थ्योरी पढ़े। ठीक है, आपके पास एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक होगा, आप उसको जरूर थ्योरी पार्ट पढ़िए। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको करा ही रहा हूं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।